स्वागत है आपका। आज की कहानी का शीर्षक है बदला। नागपाल इधर कई दिनों से कुछ परेशान है। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। कोई अनजाना भय बना रहता है। ना तो ठीक से भूख आती है और ना ही ठीक से नींद आती है। हर रात उसे कुछ अजीब डरावने सपने आते हैं जिसमें कोई उसके इकलौते बेटे को मार रहा होता है। अपने इकलौते बेटे से नागपाल बहुत प्यार करता है। यूं रोज एक ही प्रकार के सपने से वह परेशान रहने लगा था। हर रोज रात को सपने में देखता है कि लड़का दौड़ा हुआ आ रहा है और एक कार से टकरा कर गिरता है। उसके बाद एक औरत आती है जो नागपाल के बेटे को मार देती है। नागपाल कई दिनों से परेशान था। अब वो रात को कहीं भी नहीं रुकता। अगर देर हो भी जाए तो देर रात ही सही घर लौट आता है। एक रात को अपने पत्नी के साथ अपने कमरे में सोया था। तभी अचानक उठकर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो। उसके शोरगुल को सुनकर बगल के कमरे से रमेश अपने पिता के कमरे की तरफ दौड़ा। रामू काका भी दौड़कर घर आ गए। सभी लोग मिलकर उनको शांत कराया तो वे नागपाल शांत हुआ। नागपाल अपने बेटे को देखने लगा, घबरा कर पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो? रमेश ने हाँ में सिर हिलाया। रामू का काका दौड़कर पानी ले आए। पानी पीकर नागपाल ने बताया कि सपने में कोई रमेश को मार रहा था। कोई जंगली जानवर ने मार डाला है और कोई उसे नोच नोच कर खा रहा है। और एक औरत अपने 7 साल के लड़के के साथ बैठी यह देख रही थी। रमेश ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, आपके साथ ही हूँ, देखिए मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। नागपाल अपने बेटे को देखकर सो जाता है। अगली सुबह जब सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं तो नागपाल भी अपने ड्राइवर को लेकर ऑफिस चला जाता है। दूसरे दिन रात को नागपाल शाम को खा पी कर सोता है। ठीक रात के 12 बजे चौंक कर उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो, कोई तो उसे बचा लो। रमेश, रमेश मेरे बच्चे। सभी लोग नागपाल की आवाज सुनकर उसके कमरे में आते हैं। वही रोज की तरह आज भी रमेश पसीने से तरबतर होता है। शांत होने पर बताता है कि आज सपने में देखा कि रमेश कहीं पानी के पास खड़ा है। तभी एक 7 साल का लड़का आता है और वो रमेश को पानी में धक्का दे देता है। रमेश इन बातों को सुनकर चौंकता है लेकिन अपने पिता की हाल देखकर कुछ कहता नहीं। कुछ समय के बाद रमेश कुछ शांत होने पर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नागपाल भी सो जाता है। फिर सुबह वही सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को जब नागपाल तीसरे दिन घर आता है तो रमेश के कमरे में जाता है। देखता है तो वहाँ रमेश चादर से मुंह ढक कर सो रहा है। रमेश के पास जाकर वो पूछता है, रमेश, रमेश, सोए क्यों हो? चादर हटाकर देखता है तो रमेश कांप रहा था। उसे तेज बुखार आया था। नागपाल ने पूछा। नागपाल ने जोर जोर से चिल्लाकर रामू काका को बुलाया। रामू, रामू काका, आपने मुझे बताया नहीं कि रमेश बीमार है। डायरी लेकर आओ, डॉक्टर को फोन करूं। रामू काका कुछ कह पाते तब तक कमरे में रमेश की माँ प्रेमलता पानी और दवा लेकर आती है। दवा और पानी रमेश को देते हुए कहती है कि आपके लाडले आज दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए थे नदी के किनारे। नहाते नहाते नदी के तेज बहाव में आकर बहने लगे थे। भला हो उन मल्लाहों का जिन्होंने रमेश को बहते हुए देख लिया और मेरे बच्चे को बचा लिया। इतना सुनते ही नागपाल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है। रमेश को रात वाले सपने की याद आ जाती है और नागपाल चुपचाप एक ही स्थान पर बैठ जाता है। अपने पिता को ऐसे बैठे देखकर रमेश भी बैठ जाता है और अपने पिता के मन की बातों का अनुमान कर कहता है कि ये तो मात्र एक संयोग है पापा। इस घटना का आपके सपनों से कोई संबंध नहीं है। मगर नागपाल के मन में यह बात बैठ गई होती है कि यह मात्र संयोग नहीं है। इस घटना का कोई न कोई संबंध जरूर है जो मेरे सपने से है।
नागपाल अब पहले से ज्यादा ही परेशान रहने लगता है। उस रात नागपाल को नींद नहीं आती। वो पूरी रात जागे ही रहता है। सारी रात बेड पर लेटा रहता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। चिंता की वजह से पूरी रात बेचैन रहता है। 2 दिन और 2 रात के बाद रात को सोता है, लेकिन फिर वही रात में सपने देखता है कि गली के कई पागल कुत्ते उसके बेटे रमेश को नोच रहे हैं और रमेश बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। तभी नागपाल की नींद खुल जाती है और वो पूरी रात नहीं सो पाता। पूरी रात के बाद पूरे दिन और रात भर जागता रहता है। दोपहर के समय नागपाल अपने लेटा टीवी देख रहा होता है। तभी घर में रमेश आता है और उसके हाथ पर कुत्ते के कटे के निशान देखकर एकदम चौंक जाता है। वो अपने इकलौते बेटे को इस हालत में देखकर रोने लगता है। अब नागपाल को एहसास होने लगता है कि कोई उसके बेटे को मार डालेगा। वो एकदम पागलों की तरह हवा में बातें करने लगता है। उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती है। घर वाले नागपाल को डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर आकर दवा देता है। साथ ही साथ 2 इंजेक्शन लगाता है, जिससे नागपाल को धीरे धीरे नींद आने लगती है और वो सो जाता है। नागपाल के बीमार होने के कारण घर वाले भी परेशान होते हैं। नागपाल सोया हुआ होता है और उसकी पत्नी, रमेश, रामू काका उसके बगल में बैठे होते हैं। तभी अचानक नागपाल चिल्ला के उठ बैठता है और कहता है कि मेरे बेटे रमेश को मत मारो, मत मारो। उसने क्या बिगाड़ा है? नागपाल के बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने सपने में देखा कि चोर घर में घुस आया था। उसने चोरी करने के दौरान रमेश का गला काट कर मार डाला। नागपाल जब ये सपने देखता है, तब वो उनकी नींद और गायब हो जाती है। उनकी हालत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर आते, नींद का इंजेक्शन लगाते, लेकिन इस बार इंजेक्शन का भी कोई असर नहीं होता। नागपाल पागलों की तरह हवा में बातें करने लगता है। उनकी हालात दिन पर दिन बिगड़ने लगती है, जिस कारण नागपाल को मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। नागपाल का पूरा परिवार ही इस घटना से बिखर जाता है। जब पूरा परिवार नागपाल को अस्पताल लेकर गया होता है, तभी गांव से नागपाल का दोस्त संजय आता है। रामू काका को छोड़कर घर पर कोई नहीं होता। घर पर आने पर रामू काका से नागपाल के हालात के बारे में पता चलता है। संजय को मामले को समझते देर नहीं लगती। वो अपने दोस्त की हालत देखकर रोने लगता है। रोते हुए ही वो रामू काका से रमेश को फोन करने को कहता है। संजय ने कहा, संजय, हेलो रमेश, पापा कैसे हैं? रमेश ने जवाब दिया, क्या कहें अंकल, उनकी हालत ठीक नहीं। संजय, शायद मुझे उनके इस हालत के कारण पता है। तुम अभी घर आओ, हमें अभी गांव चलना होगा। इलाज शायद इनका गांव में ही है। रमेश ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं अंकल। संजय ने कहा, तुम अभी आओ, तुम्हें रास्ते में समझाता हूँ। रमेश अपने मामा को फोन करता है, साथ ही अपने एक दोस्त अर्पित को भी फोन करता है। रमेश के मामा अपने बेटे के साथ आते हैं। रमेश के मामा मिथिलेश, रमेश का दोस्त अर्पित, नागपाल का दोस्त संजय तीनों गांव की तरफ जाते हैं, जबकि रमेश का ममेरा भाई अस्पताल में रुकता है। रास्ते में संजय रमेश को बताते हैं कि पिछले महीने जब नागपाल गांव में आया था, उस समय गांव के ही एक महिला का लड़का कार से कुचल कर मर गया था। कजरी, जिसका नाम कजरी है। कजरी को शादी के 3 साल बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो वह परेशान रहने लगी। उसने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इसी उधेड़ बुन में धीरे धीरे 3 साल और बीत गए। कजरी उदास रहने लगी। उसने संतान सुख के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसी बीच उसे एक तंत्र साधना करने वाली एक औरत का पता चला, जो लोगों की मनोकामनाएं तांत्रिक शक्तियों से पूरा करने का दावा किया करती थी। कजरी ने उसी औरत के पास जाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे 4 साल बीत गए, लेकिन कजरी मां तो न बन सकी, परंतु इसी बीच तांत्रिक साधना करना सीख लिया। उसने आत्माओं को बस में करने की शक्ति प्राप्त कर ली।
वैसे तो वह स्वभाव की अच्छी है, लेकिन इकलौते लड़के की मौत ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया है और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। रमेश ने कहा, मगर उस औरत से मेरे पिताजी का क्या संबंध है? संजय कुछ शांत हो गया, कुछ कहा नहीं। मिथिलेश ने कहा, लेकिन वो औरत हमारी मदद क्यों करेगी? गाड़ी में जंगल की तरह खामोशी छाई हुई थी। संजय कुछ कहते न थे। जब चारों गांव में पहुंचे तो कजरी अपने घर पर उदास बैठी थी। संजय ने उसे देखा और जाकर उसके पैरों में चुपचाप बैठ गए। संजय ने कहा, नागपाल बीमार हो गया है। कजरी, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे इस तरह मत मारो। तुम्हारे बेटे का खोने का दुख हमें भी है, लेकिन उसमें नागपाल का दोष नहीं था। नागपाल निर्दोष है। कजरी ने कहा, निर्दोष है? उसने मेरे बेटे को मारा है। वो भी उसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मर रही हूँ। उसने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। कजरी ने कहा, तो किसने मारा है? संजय ने डरते हुए कहा, उस रोज गाड़ी मैं चला रहा था, तुम्हारा बेटा मेरी वजह से मरा है। संजय बताता है कि नागपाल कार लेकर आया था। बहुत दिनों के बाद मेरा मन हुआ कि मैं भी कार चलाऊं, इसलिए मैं चलाने लगा और नागपाल बगल में बैठा था। गाड़ी लेकर मैं आ ही रहा था कि अचानक न जाने कहां से तुम्हारा बेटा खेलता हुआ गाड़ी के सामने आ गया और दब गया। नागपाल देखकर घबरा गया और मुझे ड्राइविंग के सीट से उतारकर स्वयं उस पर बैठ गया। उसने पुलिस और भीड़ से मुझे बचाने के लिए ऐसा किया था। उसमें उसका कोई दोष नहीं है। तुम्हारे लड़के को मैंने जानबूझकर नहीं कुचला था, वो तो महज संयोग था। होने को कौन रोक सकता है? इसी बीच गांव वाले भी आ गए थे। उन्हें भी मामला का पता चला तो सभी को नागपाल को माफ कर देने को कहा। सच जानकर और नागपाल को निर्दोष जानकर कजरी ने कहा, जाओ, उसे माफ किया। इतना कहते ही कजरी चुपचाप एकदम मूर्ति की तरह बैठ गई और उसकी भी उसी समय मौत हो गई। इधर शहर में धीरे धीरे नागपाल पर दवाओं को ने असर करना शुरू कर दिया और वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दो हफ्तों के बाद नागपाल पूरी तरह से ठीक हो गया और अपने घर अपने परिवार में लौट आया।